ओके, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। हम स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम्स को 3D में सॉल्व कर रहे थे और एंगुलर पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो अब हम रेडियल इक्वेशन पे कंसंट्रेट करते हैं। अभी कुछ जनरल कंसिडरेशंस करेंगे, एक्चुअल केसेस में सॉल्यूशन तब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे से थोड़ा डिफरेंस भी आ जाएगा। हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम तो दोनों लोगों को स्टडी करनी है, पर उसके बाद कुछ केसेस के लिए रेडियल इक्वेशन केवल एमएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए वो सेपरेट लेक्चर्स होंगे। ओके, बट अभी जनरल कंसिडरेशंस हैं। वैसे भी अभी तो हम एक्चुअल इस लेक्चर में तो हम कोई सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, बट उसकी जनरल आउटलाइन किसी भी केस में क्या होती है। ओके, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, मैं अगेन उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कर रहा है फ्रॉम द स्टार्ट। ये मैं पहले कर चुका हूँ, बट इस समय लेट मी से इट इन अ बिट मोर एलिगेंट वे। एलिगेंट क्योंकि हमारे पास कुछ नॉलेज आ चुका है। सो लेट मी स्टार्ट। श्रोडिंगर इक्वेशन डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर साई आर इक्वल टू 0। 3 डायमेंशन में हमने इसी तरह से स्टार्ट किया था। स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम्स हैं तो के जो है केवल आर का फंक्शन है, थीटा फाई का फंक्शन नहीं है। अब जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपको एलिगेंस में मदद करेगी, वो ये है कि डेल स्क्वायर वैसे तो ये होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिस लेंदी टर्म्स। ओके, ये हमने पहले लिख रखा है। आप वो वाले नोट्स भी इसके साथ रखिए पिछले लेक्चर्स के, जहाँ पे हमने 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू की थी, और उसके साइड बाय साइड इसको देखिए, देन इट विल हेल्प यू। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये तो ठीक है ऐसे का ऐसी, पर ये जो सेकंड टर्म है, ये जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है, दिस इज बेसिकली द एल स्क्वायर ऑपरेटर डिवाइडेड बाय माइनस एच क्रॉस स्क्वायर। बेसिकली एल स्क्वायर ऑपरेटर अपार्ट फ्रॉम सम कांस्टेंट, तो ये 1/r स्क्वायर का फैक्टर बाहर, और बाकी दिस क्वांटिटी इज एल स्क्वायर ऑपरेटर ओवर एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है डेल स्क्वायर को मैं यहाँ ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ये आर वाला पार्ट जो है, ओके, आर और आर के डेरिवेटिव्स वगैरह माइनस जितना भी उसमें बाकी दो टर्म्स होते हैं वो सब इसमें एक्यूमुलेट होकर आ गए। एल स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर विद अ माइनस है, और के स्क्वायर तो है ही। के स्क्वायर रिमेंबर फंक्शन ऑफ आर है। और फिर आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किस तरह से किया था वही मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर रहा हूँ। साई को आपने आर इंटू वाई सब्स्टिट्यूट किया था, आर फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, वाई फंक्शन ऑफ थीटा फाई। अब डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट टर्म देखिए, आर इंटू वाई पे एक्ट करेगा। आर के फंक्शन केवल कैपिटल आर है, वाई ट्रांसपेरेंट, वाई बाहर आ गया 1/r स्क्वायर, और पार्शियल डेरिवेटिव आपके नॉर्मल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गए, डी बाई डी आर, आर स्क्वायर आर डैश। ये अंदर वाले डी आर बाई डी आर को मैंने शॉर्ट में आर डैश लिख दिया है, प्लस उसके बाद मैंने सीधे ये टर्म लिखा है के स्क्वायर आर वाई, और ये टर्म मैं राइट हैंड साइड में ले गया। इस टर्म में आपके पास एल स्क्वायर ऑपरेटर है। एल स्क्वायर ऑपरेटर अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा वैसे भी कि वो एंगुलर पार्ट्स पे एक्ट करता है। नहीं तो आप ये देख लीजिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट की क्वांटिटी है आपकी एंगुलर ऑपरेटर, तो इसमें थीटा फाई के डेरिवेटिव्स हैं केवल, तो ये केवल वाई पे एक्ट करेगा। तो जब मैं राइट हैंड साइड में इस टर्म को ले गया, साथ साथ आर वहाँ ट्रांसपेरेंट है और एल स्क्वायर वाई पे एक्ट कर रहा है, और डिनोमीटर दिस। ओके, अगेन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में इसके बाद जो आप स्टेप करते हैं, पूरी इक्वेशन को आर इंटू वाई से आप डिवाइड करें, तो फर्स्ट टर्म में वाई कैंसिल हो गया, 1/r बचा, यहाँ दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ आर कैंसिल हो गया 1/y। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें, फंक्शन ऑफ आर 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 आर, लेफ्ट हैंड साइड इज प्योरली आर डिपेंडेंट। राइट हैंड साइड में 1/r स्क्वायर का फैक्टर अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो बाकी सब चीज़ें थीटा या फाई का फंक्शन है। एल स्क्वायर फंक्शन ऑफ थीटा फाई, वाई फंक्शन ऑफ थीटा फाई, एच क्रॉस स्क्वायर कांस्टेंट, वाई फंक्शन ऑफ थीटा फाई। तो ये पार्ट, और ये 1/r स्क्वायर के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जा लो। ओके, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो यहाँ 1/r स्क्वायर का फैक्टर कैंसिल होता है फर्स्ट टर्म में, दूसरे में के स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड, और तो अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल प्योरली हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ आर, राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ थीटा फाई, इट मीन्स बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये एक्जैक्टली वही चीज़ है जो हम पहले सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कर चुके हैं, बट इस समय एलिगेंट फॉर्म में, यहाँ ये एल स्क्वायर ऑपरेटर की फॉर्म में इतना बड़ा लिखने के बजाय ये। लेकिन ये एलिगेंस केवल इसलिए नहीं कि मैंने कि हाँ शॉर्ट में लिखने का, हम एल स्क्वायर ऑपरेटर की आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। थीटा फाई इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ही ये था एल स्क्वायर ऑपरेटर की आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करना। पिछले लेक्चर या उससे पिछले लेक्चर में मैंने कहा था वाई की जो इक्वेशन है उसको देखें तो वो बेसिकली एल स्क्वायर ऑपरेटर की आइगन वैल्यू इक्वेशन है। तो सीधे यहाँ से अगर वो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, और वो किसी भी स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम के लिए आपने एक बार ऑब्टेन कर लिया, वो किसी भी स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम पे अप्लाई होता है। तो एल स्क्वायर एक्टिंग ऑन वाई कितने के बराबर होता है, एल एल प्लस 1 एच क्रॉस स्क्वायर वाई। और यहाँ आपको पता है वाई के साथ दो इंडिसेस एल और एम भी आते हैं, तो वो मैंने यहाँ से अटैच करने शुरू कर दिए, और आपके पास डिनोमिनेटर में भी एक वाई है। ओके, इनफैक्ट यहाँ से आप वो चीज़ भी देख सकते हैं, जब हम ये कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ आर और राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ थीटा फाई, बट बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, वो एक्चुअली होता कैसे, वो चीज़ वर्क कैसे करती है, वो आप यहाँ पे वर्किंग देख सकते हैं। वाई एल एम यहाँ भी आया, वाई एल एम डिनोमीटर में भी है, ये कैंसिल हो गए। तो अब आप इस चीज़ को देखिए, ऐसे देखने में आपको लग रहा था ये थीटा फाई का फंक्शन है, लेकिन अब देखिए इसे आइगन वैल्यू इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, दिस थिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, वैसी चीज़ यहाँ भी होगी लेफ्ट हैंड साइड में। आप इसका न्यूमरेटर इवैल्यूएट करेंगे, और डिनोमीटर में एक 1/r है इस वाले टर्म में, तो उसको आप वो करेंगे तो सब कुछ कैंसिल होकर आपका टर्म ऐसा बनेगा, उसमें आर प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमने कहा था बोथ साइड्स इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा, लेकिन अब ये सब्स्टिट्यूशन आपने किया
एल स्क्वायर वाई की आइगन वैल्यू इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके, तो वो कांस्टेंट कितना है, एच क्रॉस स्क्वायर कैंसिल, वाई एल एम कैंसिल, एल एल प्लस 1। इनफैक्ट लैम्डा की वैल्यू हमारी इतनी तो निकली थी थीटा वाई सॉल्यूशन में, सो लैम्डा जो है वो कितना है, एल एल प्लस 1 सिंपली। तो अब मैं इस इक्वेशन को नहीं देख रहा हूँ, इसने मुझे लैम्डा की वैल्यू सीधे सीधे दे दी, सीधे सीधे मतलब क्योंकि हम एल स्क्वायर सॉल्व कर चुके थे, तो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू लैम्डा, तो दिस लैम्डा वाले टर्म को मैं इधर लाया, तो जिसे हम रेडियल इक्वेशन कहते हैं वो ये बनी। इसको स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में रखते हैं, फिर से आप स्मॉल आर स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करें ताकि ये केवल फैक्टर के स्क्वायर रह जाए और लैम्डा के नीचे आर स्क्वायर आ जाए, और फर्स्ट टर्म में भी एक 1/r स्क्वायर, और साथ साथ पूरी इक्वेशन को कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो यहाँ से चला जाएगा और इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है हमारी रेडियल इक्वेशन। ये एग्जैक्टली जो मैंने पिछले मेथड में वो किया था, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अटेम्प्ट किया था, रेडियल इक्वेशन साइड में जो हमने रख दी थी कि इसको बाद में सॉल्व करेंगे, वो एग्जैक्टली यही इक्वेशन थी। ओके, बट इफ़ यू रिमेंबर जस्ट सिंपली दिस रिलेशन, तो आपको रेडियल इक्वेशन पे पहुंचने के लिए, वापस पहुंचने के लिए आपको केवल ये रिलेशन पता होना चाहिए, एल स्क्वायर वाई बराबर इतना होता है। आप सीधे सीधे लैम्डा आपको पता लग गया यहाँ से इतना होता है, तो योर इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। तो रेडियल इक्वेशन जिसे हमने जिसका सॉल्यूशन अटेम्प्ट करना है वो ये है। ओके, और अगेन याद करें, ये मुझे टॉप में लिखना चाहिए था बट ओके, के स्क्वायर जो है आर 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी, लेकिन वी हम स्पेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, तो वी एट द मोस्ट फंक्शन हो सकता है कोऑर्डिनेट आर का, वेक्टर आर का नहीं, कोऑर्डिनेट आर का। तो के स्क्वायर की डेफिनेशन यहाँ पे ये है, के स्क्वायर बीइंग अ फंक्शन ऑफ आर। तो इसे हम कहेंगे रेडियल इक्वेशन फॉर गिवन एल। एल की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये एक रेडियल इक्वेशन बनेगी। एल है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम की इन्फॉर्मेशन देता है, तो एल की अलग अलग वैल्यू हो सकती है किसी उसके लिए, तो उसके हिसाब से आपकी रेडियल इक्वेशन अलग अलग बनेगी, तो सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा। तो किसी पर्टिकुलर एल के लिए ये रेडियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देखिए एम कहीं प्रेजेंट नहीं है, एम क्वांटम नंबर कहीं प्रेजेंट नहीं है, केवल एल क्वांटम नंबर है, तो अलग अलग एल के लिए पॉसिबली सॉल्यूशंस अलग अलग होंगे। तो हमने नेक्स्ट डिस्कशन एक्चुअली इसी चीज़ के अराउंड करना है अभी इसमें आगे, कि ये एल की वैल्यू का क्या फ़र्क पड़ता है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में, जनरल कंसिडरेशंस में देखें। ओके, तो अब इसके जनरल अप्रोच सॉल्यूशन की क्या होती है। कई बार हम क्या करते हैं इसमें, इस इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है कैपिटल आर, इसकी जगह हम एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, से यू कहें उसे, आर की जगह यू, और यू का रिलेशन ये है, कैपिटल आर इज इक्वल टू यू अपॉन कोऑर्डिनेट आर। ओके, ये रिलेशन हम लेते हैं। आर को हम रेडियल वेव फंक्शन कहते हैं, या सिंपली कई बार वेव फंक्शन। यू भी वेव फंक्शन ही है, क्योंकि अगर यू आपको पता लग गया तो उसको केवल आर से डिवाइड करना है, कोऑर्डिनेट आर से, आपका कैपिटल आर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो वेव फंक्शन ही कहेंगे। अगर कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं होगी तो सिंपली वेव फंक्शन, नहीं तो आर वेव फंक्शन, यू वेव फंक्शन। ओके, तो ये रिलेशन है। तो यहाँ से आप आर डैश निकाल सकते हैं सिंपली, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएशन का मतलब अब केवल कोऑर्डिनेट आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है दिस। इसको अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, ये टर्म आर डैश है, इस इक्वेशन को अगर मैं कैपिटल आर के बजाय अब यू के टर्म्स में रीराइट करना चाहूँ रेडियल इक्वेशन को, तो वो ऐसे सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं, आपको खुद ही करना चाहिए। ओके, फाइनली आप इस इक्वेशन पे पहुंचेंगे, यू डबल डैश प्लस दिस। एडवांटेज क्या हो रहा है एक सब्स्टिट्यूशन का, अगर आप सिंपल एडवांटेज देखें, ये जो आर का वाला टर्म है कैपिटल आर वाला, इसमें कैपिटल आर के दो डिफरेंशिएशन हो रहे हैं, एक डी बाई डी आर ये और एक डी बाई डी आर ये। कुल मिला के इस यहाँ से आपको आर डबल डैश का टर्म मिलता है, आर का डबल डेरिवेटिव, लेकिन उसके साथ और टर्म भी जनरेट होते हैं। लेकिन जब आप आर की जगह ये वाला वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये फर्स्ट टर्म पूरा का पूरा सिंप्लीफाई होकर नए वेरिएबल के टर्म में सिंपली यू डबल डैश बनता है। ओके, और सेकेंड टर्म ओवरऑल कोई उसके स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं है। ओके, दिस तो ये इसे भी हम रेडियल इक्वेशन कहेंगे। तो अलग अलग सिस्टम्स में कई बार हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रेडियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। ओके, इन टर्म्स ऑफ यू सॉल्यूशन करेंगे, यू निकल के आ जाएगा तो आर भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, खासकर जब हम से हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो वहाँ पे हम अगेन बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस की बात करेंगे। बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस का मतलब होगा ऐसे एनर्जी सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी एनर्जी नेगेटिव है, लेस देन जीरो। तो उसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, ई इज़ रिप्लेस्ड बाई माइनस मॉड ई, ताकि मॉड तो किसी भी क्वांटिटी का पॉजिटिव ही होता है, तो डेफिनेटली आप नेगेटिव एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। ओके, बट वो हम वहीं पे करेंगे, बट यहाँ पे अगर ऐसे कंसिडरेशन को मैं अभी ध्यान में नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, तो अब यू वेरिएबल के टर्म में इक्वेशन ये बन गई, रेडियल इक्वेशन ही है ये इन टर्म्स ऑफ यू वेरिएबल। मैं इस क्वांटिटी को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है ना, के स्क्वायर खुद आर का एक फंक्शन है। ठीक है, वो पोटेंशियल और एनर्जी के टर्म में डिफाइन होता है, बट आर का एक फंक्शन है। अब आर के एक फंक्शन में, और ये भी आर का फंक्शन है, तो इस सारी क्वांटिटी को मिला के मैं के डैश स्क्वायर कह दूंगा। इसी को हमने आगे डिस्कस करना है आने वाले पेजों में, बट इस स्क्वायर ब्रैकेट को अगर मैं के डैश स्क्वायर कह दूं तो इस इक्वेशन का स्ट्रक्चर देखिए, यू का डबल डैश प्लस के डैश स्क्वायर विच इज़ अ फंक्शन ऑफ आर टाइम्स यू इक्वल टू 0। वन डायमेंशन में हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है साई डबल डैश, साई वहाँ पे एक्स का फंक्शन होता है, के भी एक्स का फंक्शन। के की डेफिनेशन वो वाली होती है 2m बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी वाली सिंपली, लेकिन ओवरऑल ये
एक्स का एक फंक्शन तो होता है, तो ऐसी ये क्वांटिटी मिला के अगर मैं इसे के डैश स्क्वायर कहूँ तो मेरी इक्वेशन की स्ट्रक्चर इस तरह का है। आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए, अननोन का डबल डेरिवेटिव प्लस के या के डैश स्क्वायर, ओके, वो जो कि कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, और साई या यू जो भी हो। ये इक्वेशन एग्जैक्टली वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन की तरह है। अब मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ बट लेट मी रीस्टेट इट, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक द वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। एग्जैक्ट नहीं है। डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सॉल्यूशन जैसे वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन के होते हैं शायद उतनी ही आसानी से हो जाते, बट नहीं, यहाँ पे कुछ इश्यूज आएंगे। पहला केस तो ये है, इसको मैं अगले उसमें डिस्कस करता हूँ अगले पेज पे, कि के स्क्वायर को के डैश स्क्वायर से रिप्लेस करने का क्या सेंस है। के स्क्वायर ये है और इस पूरी क्वांटिटी को हमने के डैश स्क्वायर कह दिया, तब ये श्रोडिंगर इक्वेशन जैसी दिख रही है, ठीक है। तो ये तो नेक्स्ट उसमें डिस्कस करूँगा। लेकिन इसके अलावा भी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दिखने में एक जैसी हैं, पर कुछ दो बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस इनके अंदर हैं। पहला, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स, और एक्स की रेंज होती है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। वन डायमेंशनल केस में एक्स कोऑर्डिनेट कैन रेंज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन जो यहाँ आर है कोऑर्डिनेट, रेडियल कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं होता है। रेडियल कोऑर्डिनेट ओरिजिन से डिस्टेंस है, मिनिमम जीरो होगा, बढ़ेगा और अप टू प्लस इन्फिनिटी जाएगा। तो जो आर की रेंज है दैट इज ओनली फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप बाउंड्री कंडीशंस इंपोज करते हैं, बाउंड्री पे जाके फंक्शन को, वेव फंक्शन को डिके हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह वटेवर। यहाँ वो बाउंड्री पॉइंट्स जहाँ पे आपको वेव फंक्शन का कंसिडरेशन देखना पड़ता है वो ये पॉइंट्स हैं, लेकिन इस केस में हमारे पॉइंट्स ये हैं, ओके। ये आर रेडियल वाला जो कोऑर्डिनेट है उसके एंड पॉइंट्स हैं। एक डिफरेंस ये है, ओके, यू इक्वेशन और इसकी जो वो है। और दूसरा, मैं दूसरा इसलिए कह रहा हूँ, इसको तो मैं अलग से डिस्कस करूँगा, अब मैं केवल इन दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। इसे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 कम्स ऑन द सेकंड पेज। वो जो बाउंड्री कंडीशंस का इश्यू है, वन डायमेंशनल केस में आपको किसी भी पॉइंट पे वेव फंक्शन फाइनाइट चाहिए होता है, केवल इन्फिनिटी पे जाके वो डिके हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। इन्फिनिटी पे भी खैर वो डिके हम बाउंड स्टेट्स के लिए कहते हैं, स्कैटरिंग स्टेट्स के लिए वो e⁻⁴ टाइप का हो सकता है, बट हम केवल बाउंड स्टेट्स की बात करेंगे। तो आप ऐसे कहेंगे, अच्छा इन्फिनिटी पे तो वन डायमेंशनल केस में हम वेव फंक्शन को जीरो चाहते हैं, पर x इक्वल टू जीरो पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, बस वो फाइनाइट होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। वेव फंक्शन वैसे भी कहीं पर इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम आ जाती है उससे प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन में। तो x इक्वल टू जीरो पे जो कंडीशन है वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन में, वो है उस पॉइंट पे वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, फाइनाइट, ओके। अब क्या उसी तर्ज पे ये जो u है, क्योंकि ये u की इक्वेशन मैथमेटिकली देखने में लग रहा है ये तो साई की इक्वेशन और u की इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी है, तो क्या u को भी r इक्वल टू जीरो पे क्या फाइनाइट होना चाहिए, क्या ये अलाउड हो सकता है। कैन u एट r इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू सम फाइनाइट वैल्यू c, वो उसकी जो वैल्यू जो उसने रीच की है ओरिजिन पे, क्या ऐसा हो सकता है। वन डायमेंशनल केस पे वेव फंक्शन ओरिजिन में कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पर जीरो होना जरूरी नहीं, बस फाइनाइट होना चाहिए। क्या ऐसा ही कुछ यू के लिए भी होल्ड करेगा, दोनों की इक्वेशन एक जैसी है। माना आप सोचें कि अच्छा चलो इस केस में यू किसी फाइनाइट वैल्यू सी को अप्रोच करता है जब आर इक्वल टू जीरो, रेडियल कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब सेंटर पे, थ्री डायमेंशनल सिस्टम का जो सेंटर आपने लिया है वहाँ पे यू की वैल्यू माना कितनी हो रही है, सी। तो फिर कैपिटल आर और यू का रिलेशन आप देखिए, कैपिटल आर होता है यू अपॉन कोऑर्डिनेट आर, यू की वैल्यू हो गई सी और कोऑर्डिनेट आर खुद सेंटर पे कितना होगा, जीरो, ये बन जाएगा डाइवर्जेंट। u तो हम इसकी जगह काम ले रहे थे u से, जो हमारा बेसिक रेडियल वेव फंक्शन था वो था कैपिटल R, तो कैपिटल R क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो इसके डाइवर्जेंट से बचने का तरीका क्या है, c अपॉन जीरो, अब c इज सम फाइनाइट क्वांटिटी, ये डाइवर्जेंट ही बनेगा। बट अगर c भी खुद जीरो हो देन जीरो अपॉन जीरो कैन इटसेल्फ टर्न इनटू अ फाइनाइट क्वांटिटी, तब इशू रिजॉल्व हो सकता है। तो मतलब रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो। इसका मतलब ये जो u है हमारा, ये ओरिजिन पे जीरो बनना चाहिए। तो आप इसको और इसको फिर से कंपेयर करें, वन डायमेंशनल केस में ओरिजिन पे वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, बस एनी फाइनाइट वैल्यू। थ्री डायमेंशनल केस में जो u वेव फंक्शन है, इसकी इक्वेशन तो साई की तरह दिखती है वन डायमेंशन वाले की, लेकिन इसकी वैल्यू ओरिजिन पे कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो ये बाउंड्री कंडीशंस का एक डिफरेंस है वन डायमेंशनल वाले साई और ये थ्री डायमेंशन वाले यू के बीच, ओके। इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा और आर्गुमेंट आता है, मैंने कल यहाँ पे लिखा है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। ओरिजिन पे आर का वैसे डाइवर्जेंट होना भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वेव फंक्शन की अपने आप कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती है, फिजिकल इंपॉर्टेंस होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटीग्रल इवेलुएट करें आर कोऑर्डिनेट का, तो उसके साथ एक आर स्क्वायर का फैक्टर आता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, क्योंकि वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है स्फेरिकल पोलर में आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई होता है, तो इस वाले इंटीग्रल के साथ आर इंटीग्रल के साथ एक आर स्क्वायर का फैक्टर आता है। तो अगर वेव फंक्शन सी अपॉन आर टाइप का भी होगा, सी जीरो नहीं है, सी अपॉन आर, तो सी अपॉन आर स्क्वायर करने पर सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, ये इंटीग्रल फिर भी फाइनाइट बनेगा,
ओके लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो हमने यहाँ पे रिजल्ट आपको पेश किया है, नाइवली भी कहूँगा वैसे, मैंने आपको नाइवली रिजल्ट दे दिया, डीप आर्ग्यूमेंट में नहीं गया, बट स्टिल ये रिजल्ट होल्ड करता है कि ओरिजिन पे u को जीरो ही होना पड़ेगा, वो फाइनाइट वैल्यू भी अचीव नहीं कर सकता है, उसको डेफिनेटली जीरो होना पड़ेगा। ओके तो ये है इज़ द बाउंड्री कंडीशन ऑन u। तो आगे हम इसे एम्प्लॉय करेंगे कि ओरिजिन पे अगर हम u को निकालेंगे तो जब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो वी विल मेक श्योर कि एट द ओरिजिन इट गोज़ टू जीरो। ओके इनफैक्ट मैंने यहाँ पे एक अलग से ये जो लाइन थी इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल अगर आप कैपिटल R के टर्म में एक्सप्रेस करें वो इतना होता है, लेकिन कैपिटल R खुद होता है u अपॉन R, u अपॉन और स्क्वायर के कारण r स्क्वायर का फैक्टर आएगा, r स्क्वायर और r स्क्वायर का फैक्टर कैंसिल होगा। प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल आप कैपिटल R वाले वेव फंक्शन के टर्म में निकालें तो ऐसे निकालना पड़ेगा, और u के टर्म में निकालना चाहें तो ऐसे निकालेंगे। तो सीधे u के टर्म में देखें, u अगर हर पॉइंट पे फाइनाइट है तो इस इंटीग्रल के साथ कोई दिक्कत नहीं है। ओके ये इंटीग्रल वेल डिफाइंड हो सकता है, और अगर आपकी इंटीग्रेशन की रेंज 0 से इन्फिनिटी तक है तब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में आप इस इंटीग्रल या इस इंटीग्रल को 1 बनाना चाहेंगे। ओके अच्छा अब आता है मेन चीज़, ये जो टर्म था मैंने के स्क्वायर को मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए इसको के डैश स्क्वायर समझ लेते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैं बात क्या कर रहा हूँ, माना l इक्वल टू 0 भी हो सकता है, l इक्वल टू 0 भी एक पॉसिबल चॉइस होती है l की। अगर l बराबर 0 हो तो ये एक्स्ट्रा टर्म आपके पास कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका मतलब के स्क्वायर की वैल्यू मैं इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के टर्म को के डैश स्क्वायर कह रहा हूँ। इसको हम ऐसे समझेंगे कि के एंगुलर मोमेंटम टर्म की प्रेजेंस के कारण, इसे मैं कहूँगा एंगुलर मोमेंटम टर्म, एंगुलर मोमेंटम वाले टर्म की प्रेजेंस के कारण के स्क्वायर की वैल्यू इस नई वैल्यू पे शिफ्ट हो जाती है, के स्क्वायर की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है के डैश स्क्वायर पे। तो हम इसी फर्क को समझना चाह रहे हैं भाई, ये के डैश स्क्वायर कितना अलग है के स्क्वायर से। ओके क्यों अलग क्यों हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम टर्म के कारण। तो इसको जरा देखते हैं, जिसे हम कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम 0 हो, l इक्वल टू 0, तब तो इसका कोई असर नहीं है। के डैश स्क्वायर की डेफिनेशन ये है, अगर l 0 हो तो के डैश और के एक ही बात है, और l इक्वल टू 0 का मतलब कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सी हमारा आर्ग्यूमेंट कहीं कहीं क्वालिटेटिव भी होगा और कहीं कहीं हम क्लासिकल मैकेनिक्स के आइडिया भी यूज़ करेंगे। ओके क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करते हुए क्लासिकल के आइडियाज़ हो सकता है कहीं कहीं आपको गलत डायरेक्शन में पुश कर सकते हैं, बट इस केस में कुछ आइडियाज़ हमें हेल्प करेंगे समझने में। तो जैसे मैं कह रहा हूँ नो एंगुलर मोमेंटम, तो अगर आप इसे क्लासिकली सोचें, नो एंगुलर मोमेंटम मतलब कोई पार्टिकल ऑर्बिट में, बोर टाइप के ऑर्बिट में था लेकिन वो घूम नहीं रहा है, तो वो रोटेशन वाली बात अभी नहीं हो रही है। ठीक है, नो एंगुलर मोमेंटम का ये मतलब हुआ रोटेशन नहीं हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम l इक्वल टू 1 का मतलब हाँ एंगुलर मोमेंटम है लेकिन कम है, और l इक्वल टू 2 का मतलब ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम है। क्लासिकली हम सोच रहे हैं रोटेशन के टर्म्स में, हाँ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो घूमता है बोर मॉडल में। ओके तो अच्छा, अब लेकिन अगर रोटेशन प्रेजेंट हो, रोटेशन मतलब एंगुलर मोमेंटम, तो फिर क्या होगा, के शिफ्ट होता है के डैश पे, जहाँ के डैश स्क्वायर फिर से मैंने वही डेफिनेशन लिखी है, ये फर्स्ट टर्म के स्क्वायर है और माइनस LL प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब मैं इस टर्म को क्या कर रहा हूँ डेलिबरेटली, 2m/h क्रॉस स्क्वायर इस टर्म में से मैंने कॉमन ले लिया, 2m/h क्रॉस e माइनस वी तो वही रहे, और यहाँ 2m डिनोमिनेटर में आ गया और h क्रॉस स्क्वायर आ गया न्यूमरेटर में। ये मैंने क्यों किया, किसी भी टर्म में एक तरह के टर्म्स जो प्लस माइनस होते हैं सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। E एनर्जी, डायमेंशन एनर्जी, V पोटेंशियल एनर्जी, ओके एनर्जी। तो ये टर्म भी डायमेंशनली आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी ये किस उसका होना चाहिए, एनर्जी डायमेंशन का। तो अब ये जो एंगुलर मोमेंटम वाला टर्म जो पहले ये था, लेकिन अब इसके साथ एक 2m/h क्रॉस स्क्वायर एक्स्ट्रा करके मैं ले आया हूँ, जो कि सिंपली कॉन्स्टेंट्स हैं। m अगेन ये मास है, नॉट द m क्वांटम नंबर। इस फॉर्म में इसको इंटरप्रेट करना ज़्यादा आसान होगा। ये एक प्रकार की एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस ये तो बता रही है ये एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी है क्या, एंगुलर मोमेंटम अपने कारण एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है। इसको अभी तक हम इतना समझ पाए हैं, l इक्वल टू 0 है तो ये वाला कंट्रीब्यूशन 0 होता है। l की वैल्यू कम होगी, 1 या 2 या 3, तो कंट्रीब्यूशन होगा लेकिन कम होगा एनर्जी में, और l की वैल्यू ज़्यादा होगी 10, 12, 15 तो ज़्यादा होगा। तो इतना तो समझ आ रहा है ये कुछ सम काइंड ऑफ एनर्जी, लेकिन उसको थोड़ा और प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करें। अब इस इंटरप्रिटेशन को आप दो तरह से ले जा सकते हैं। आप ऐसा सोचिए, अगर l इक्वल टू 0 होता तो ये टर्म सिंपली, अब मैं 2m/h क्रॉस स्क्वायर को छोड़ दूंगा डिस्कशन में, इसका कोई रोल नहीं है, मैं इस और इस टर्म की बात करूंगा। अगर l इक्वल टू 0 होता तो ये टर्म सिंपली होता e माइनस वी, लेकिन ये टर्म एक्स्ट्रा आया है। आप इस टर्म को ऐसे सोचो, ये e की वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है, इसको मैंने ऐसे लिखा है कैन क्लब विद e और v। मैं इस टर्म को ऐसे भी सोच सकता हूँ ये e की वैल्यू को अफेक्ट करता है, ये मेरा पहला केस होगा, और मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ ये मेरे v की वैल्यू को अफेक्ट करता है। तो पहला केस अगर मैं देखूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का टर्म केवल लिखा है, 2m/h स्क्वायर का डिस्कशन में कोई रोल नहीं है, मैंने इसको इसके साथ पेयर कर दिया। ओके तो अब हम ये तो समझ गए थे एक प्रकार की एनर्जी है, E होती है टोटल एनर्जी, V होती है पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इसको इस टर्म के साथ क्लब करके अब इस चीज़ को मैंने ई डैश समझ लिया अपने दिमाग में। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या कर रहा है, अगर ये टर्म नहीं होता तब तो एनर्जी की वैल्यू ई होती,
लेकिन ये टर्म एनर्जी की वैल्यू को इतना ना रख के उसमें इतनी कमी कर देता है, माना उस नई वैल्यू को मैं कह रहा हूँ ई डैश। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम टर्म क्या करता है, एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, ई में माइनस हो रहा है। अब मैंने रिड्यूस को बाद में काट दिया था, क्योंकि रिड्यूस का मतलब आप हमेशा ये ना सोचें, क्योंकि ई खुद नेगेटिव भी हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज वो इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के शिफ्टेड तो आप कह ही सकते हैं कि ये जो टर्म है, अगर इसे एनर्जी के टर्म्स में, टोटल एनर्जी के टर्म्स में इंटरप्रेट करें, तो ये टोटल एनर्जी की वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर शिफ्ट कर दे रहा है। कितना, LL+1 h×2/2m_r²। अगेन मैंने E = -mod इसीलिए लिखा है, ये रिड्यूस्ड का मतलब थोड़ा आप प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करें अलग अलग केस में, बट इतना शिफ्ट कर देता है, दैट इज ऑलवेज ओके। फिर भी लेकिन ये टर्म होता क्या है, थोड़ा और देखें। LL+1 h×2m_r², ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी टर्म था, एनर्जी टर्म क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, LL+1 h×2। एल स्क्वायर के मेजरमेंट के आंसर, एल स्क्वायर की आइगन वैल्यू यही तो होती है, LL+1 h²। तो इसलिए मैंने इस न्यूमरेटर की क्वांटिटी को L² लिख दिया। ये क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से उस स्टेट में एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर का आंसर है। तो ये L² और नीचे 2mr²। और L², अगर आप हाइड्रोजन एटम की तरह सोचें, अब इसे एक इलेक्ट्रॉन r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, सिंगल पार्टिकल एक्सिस से r दूरी पर है, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m×r²। सिंगल मास डिस्टेंस का स्क्वायर, ये mr² इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी का टर्म कह रहे थे, इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये है L²/2I, और L²/2I होता है आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। लीनियर केस में P²/2m, रोटेशनल केस में L²/2I। माना मैं उसको T फॉर काइनेटिक एनर्जी, R फॉर रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन ये है। तो अब ये जो इंटरप्रिटेशन था, इसको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस एक्स्ट्रा टर्म को V पे असर नहीं डालने दिया, मैंने इसका असर टोटल एनर्जी पे देखा, तो V रहता है, लेकिन E शिफ्ट हो जाता है E' पे। E' कितना है, टोटल एनर्जी में से जो रोटेशनल वाला शेयर है वो क्या कर दो, अलग कर दो। बेसिकली कुछ ऐसी बात हो रही है, टोटल एनर्जी अभी तक आप ऐसे देख रहे थे, उसमें रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन भी था और कोई कंट्रीब्यूशंस भी थे, सारे के सारे कंट्रीब्यूशन इस E के अंदर थे, लेकिन ये वाला अपना रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन बता रहा है भाई, माना टोटल एनर्जी 10 यूनिट्स थी और ये वाला कंट्रीब्यूशन था 3 यूनिट्स, ये एक्स्ट्रा टर्म 3 के बराबर, तो E' क्या है, 7 यूनिट्स। वो एनर्जी जिसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को छोड़ के बाकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो शामिल हैं, तो दिस इज बेसिकली E'। तो आप इसे ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये टर्म बेसिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ओके। अच्छा, दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग। इसको मैं और डिस्कस कर सकता हूँ, बट हमें इससे ज़्यादा हमारे लिए दूसरा केस इंपॉर्टेंट। आप इस एक्स्ट्रा टर्म को V के साथ भी क्लब कर सकते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है, मैंने इसे फिर यहाँ लिखा है, लेकिन अब की बार मैंने पेयरिंग इस टर्म की V के साथ की है, V। तो इस फॉर्म में आप इसे कैसे देख रहे हैं, अच्छा E पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टर्म है, एंगुलर मोमेंटम का टर्म है, ये V की वैल्यू को चेंज कर देता है या इंक्रीज कर देता है। अगेन आपको प्लस दिख रहा है, बट अगेन यू हैव टू बी केयरफुल, ओके, क्योंकि V खुद नेगेटिव जो भी हो सकता है, इसलिए मैं शिफ्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ये टर्म इस समय पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। शिफ्ट वैसे ऐड करेगा, बट चेंज या शिफ्ट लिख रहा है मैंने, दिस कितना, वैल्यू तो उतनी है अभी भी, LL+1² h²2mr², और पिछले केस में मैंने इसे इतना लिखा था, एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2mr², तो वो अभी भी लिख सकता हूँ। तो अभी भी यहाँ तक तो इंटरप्रिटेशन आपको सेम लगेगा। अच्छा, आप इसे टोटल एनर्जी के साथ जोड़ रहे थे, तो आप कह रहे थे अच्छा टोटल एनर्जी में इतनी कमी करता है, और इसके साथ जोड़ा, माइनस साइन कॉमन आया, तो आप बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को इतना बढ़ा देता है। दोनों एक ही बातें हैं, बट इंटरप्रिटेशन देखिए। अब आपको एक रिलेशन पता है क्लासिकल मैकेनिक्स में, फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स में तो फोर्स का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम यहाँ पे क्लासिकल आइडिया के साथ मैच करके थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा टर्म का मीनिंग क्या है। तो ये एक्स्ट्रा टर्म एक तरह की एनर्जी है, और इस समय इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ मान रहे हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में एक कंट्रीब्यूशन है, एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी। तो केवल इस पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं फोर्स निकालूँ, फोर्स इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी किसी भी केस के लिए, तो अगर आप इस वाले पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करें, L² को कांस्टेंट मानते हुए, L² कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, r⁻² का डिफरेंशिएशन -2/r³ लाएगा। एक माइनस साइन इस फॉर्मूले में पहले से होता है, 2 से 2 कैंसिल, आपका एक्सप्रेशन बनेगा ये। इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम होता है m×v×r, तो स्क्वायर है तो ये, और अगर आप सारे फैक्टर्स कैंसिल करें तो ये जो फोर्स है, ये जो अननोन सा एक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ इसे अभी केवल क्लब किया है, तो ये अजीब सा कंट्रीब्यूशन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन उसे फोर्स के टर्म में इंटरप्रेट करना बड़ा आसान है। इसके करस्पॉन्डिंग का फोर्स जो है वो है mv²/r, और mv²/r किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, सेंट्री फोर्स।
सेंट्री मतलब सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, आप दोनों किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है, बट किस किस पे एक्ट कर रहे हैं, बट जो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो इतना। इस केस में हम इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, बट अब क्लियर हो रहा है। अच्छा, ये टर्म अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ इसको ऐड करके सोचें तो ये एंगुलर मोमेंटम टर्म बेसिकली क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ओके, सेंट्रीफ्यूगल कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो जो हमने लिखा था कि v की वैल्यू v डैश पे शिफ्ट हो जा रही है, जहाँ v ओरिजिनल वाला उसमें ये एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन ऐड हो गया। तो ये एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हमने पिछले आर्ग्यूमेंट में शो किया। ये किस तरह का है, इसे आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म। ये फोर्स नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी में है, इसका डेरिवेटिव निकाला था वो फोर्स था, लेकिन अब वो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, तो इसे आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म, द सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म। और मैंने साथ में एक एडजेक्टिव और ऐड किया, आउटवर्ड। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टर्म एक्चुअली अगर मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के टर्म में बोलूँ, बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, आप बहुत सिंपली सोचें, आप एक थोड़ा हैवी सा मास किसी धागे में बांध के घुमाएं, आप हल्के घुमाएं तो ठीक है, आप जितना तेज़ी से उसे घुमाते हैं उसकी टेंडेंसी होती है वो आपके हाथ को उतनी तेज़ी से बाहर की तरफ पुल करे। रफली स्पीकिंग दिस इज़ वेरी वेरी नाइव आर्ग्यूमेंट। ओके, मुझे इसे और प्रिसाइज करना चाहिए था, बट होपफुली यू अंडरस्टैंड कि एल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है तो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज़्यादा लगता है। तो ये वही है, ये उसके करस्पॉन्डिंग का पोटेंशियल है, तो इसीलिए इसको द आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म। ओके, या इसे हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं, वो अभी और क्लियर होगा। लेकिन आप एक चीज़ वैल्यू देख सकते हैं, ये टर्म 1/r के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे आप ओरिजिन के क्लोज आएंगे r कम होता रहेगा, और क्योंकि r² डिनोमीटर में इस फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी। ये फैक्टर ओरिजिन के करीब आने पे, अगर हाइड्रोजन एटम के टर्म में सोचें, न्यूक्लियस के करीब आने पे ये टर्म जो है ज़्यादा 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 कंट्रीब्यूट करता है। वही क्लासिकल मैकेनिक्स के टर्म में सोचें, जो आपको बाहर की तरफ पुल लग रहा है, जो उस इलेक्ट्रॉन को, अब मैं दोनों पिक्चर्स को मिक्स कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के करीब आने से ये टर्म रोक रहा है, बाहर पुश कर रहा है उसे। लेकिन आप न्यूक्लियस के जितना करीब आएंगे इसका मैग्नीट्यूड और बढ़ता रहेगा। ये उतना यहाँ पे हो सकता है वो अलाउ भी कर दे, यहाँ पे वाली डिस्टेंस पे हो सकता है ये काफ़ी कम मैग्नीट्यूड का हो तो इसका असर नज़र ना आए, पर आप न्यूक्लियस के और करीब आना चाह रहे हैं तो ये जो फोर्स है या पोटेंशियल है, इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये न्यूक्लियस के पास आने से रोकता है। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल या बैरियर। अब बैरियर को कहाँ, बाउंड स्टेट्स हमने वन डायमेंशनल केस में बात की थी। बाउंड स्टेट का रफली मतलब समझें, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बांध के अपने इर्द गिर्द रखना चाहता है, वो बाउंड स्टेट्स हैं। अदरवाइज अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकता है तो वो तो फ्री स्टेट हो गई, स्कैटरिंग स्टेट। तो बाउंड का मतलब है बांध के। अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखना चाह रहा है, तो अगर आप क्लासिकली सोचें, वो इलेक्ट्रॉन को अपने करीब रखना चाहेगा, लेकिन ये वाला टर्म ये करीब आने पर बढ़ता है, करीब आने में प्रॉब्लम कॉज करता है। जितना आप आर को कम करेंगे ये टर्म बढ़ता है, ये उसके अगेंस्ट है, तो इसीलिए इसको हम बैरियर टर्म कह रहे हैं। पोटेंशियल टर्म तो है लेकिन ये इसका नेचर बैरियर टाइप का है। ओके, ठीक है। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं, सेम डिस्टेंस पे भी अगर आप हों आर पे, तो एल की अलग अलग वैल्यू के लिए एल अगर जितना ज़्यादा होगा ये टर्म उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। से एल इक्वल टू 0, तब तो इस टर्म का कोई रोल ही नहीं होता है। एल इक्वल टू 1 में ये 1/2 बनता है, बाकी सब तो सेम है 1/2। लेकिन एल इक्वल टू 7 के लिए 7/8। हायर एंगुलर मोमेंटम वाली स्टेट्स के लिए ये रिपल्सिव टर्म की वैल्यू और ज़्यादा होती है। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं हायर और हायर एल वैल्यू वाले जो स्टेट्स हैं उनको बाइंड करना और मुश्किल हो जाता है। ये टर्म बाइंडिंग को प्रेजेंट कर रहा है, बाउंड प्रिवेंट कर रहा है, बाउंड स्टेट्स को बनने से रोक रहा है। तो हायर एल स्टेट्स बाउंड होने से ये रोकता है। इनफैक्ट हाइड्रोजन एटम में ये आंसर आप जानते हैं। मैं बोर मॉडल के टर्म में बात कर रहा हूँ, श्रोडिंगर इक्वेशन से भी हमें ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट मिलेगा। आप बोलते हैं इनर मोस्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम में n इक्वल टू 1, और n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग केवल l इक्वल टू 0 अलाउड होता है। और आप थोड़ा न्यूक्लियस से दूर जाने को तैयार हों, जाने को तैयार मतलब इस डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो आप कहते हैं अच्छा अब तो n बराबर 2 है, और n बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग l 1 और 0 दोनों अलाउड होता है। 0 वाली वैल्यू तो इस डिस्टेंस पे भी अलाउड है, इस डिस्टेंस पे भी अलाउड है, पर l इक्वल टू 1 वाली स्टेट इस ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग क्यों नहीं आई? इस ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग r बहुत छोटा है, तो ये रिपल्सिव टर्म l इक्वल टू 1 के लिए इतना लार्ज हो गया, इसने बाउंड स्टेट नहीं बनने दी। आपको l इक्वल टू 1 के साथ की बाउंड स्टेट अगर चाहिए ही चाहिए तो आपको न्यूक्लियस से दूर जाना पड़ेगा। ओके, हायर एंगुलर मोमेंटम स्टेट वैल्यू है तो स्टे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर रहो। l इक्वल टू 2 ये वाली बाउंड स्टेट चाहिए, वो इस ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग भी नहीं मिलेगी, इसके करस्पॉन्डिंग भी नहीं मिलेगी। n इक्वल टू 3 ऑर्बिट जो होता है लार्ज r पे, क्योंकि r लार्ज हो जाएगा तो फिर l के लार्ज होने का असर ओवरऑल कम हो जाएगा। ठीक है, l आप l इक्वल टू 3 की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल ये टर्म बढ़ रहा है,
बैरियर बढ़ रहा है, लेकिन आप आर को भी लार्ज कर दिया आपने, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये इतने लार्ज पे, तो ओवरऑल फिर डिनोमिनेटर में भी बड़ा फैक्टर हो गया, तो ओवरऑल बैरियर का जो इफेक्ट है वो क्या हो गया, कम। आप L इक्वल टू 3 स्टेट यहाँ यहीं पे बनाना चाहते, आर इतना कम है, वो बैरियर इतना ज़्यादा बन रहा है, नहीं, स्टेट बनने नहीं देगा। तो ये कुछ जनरल कंसिडरेशंस हैं कि ये हम बाकी रिजल्ट से मैं आपको बोर एटम में पता है, अभी हम श्रोडिंगर इक्वेशन में यही रिजल्ट निकालेंगे, बट ये जो टर्म था इसका इंटरप्रिटेशन ये है जो हमारी इस इक्वेशन में, अब मैं यहाँ पे लौटता हूँ, हमने अगेन इसको या इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये के स्क्वायर के साथ जो ये एक्स्ट्रा टर्म आया है इसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल बैरियर टर्म। ओके, ये बाउंड स्टेट्स बनने में ये प्रॉब्लम कॉज करता है। ओके, जितनी ज़्यादा एल वैल्यू होगी उतना मुश्किल होगा बाउंड स्टेट फॉर्म करना। ओके, सो दीज वेर सब जनरल कंसिडरेशंस, एंड नेक्स्ट हम हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।